गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड स्टे एट योर होम। तो प्यारे बच्चों, 10th क्लास सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस, लेसन चल हमारा सेकेंड। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद। तो आज का जो हमारा स्टडी विषय है, स्टडी पॉइंट है, वो है वियतनाम गणराज्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वियतनाम गणराज्य। तो नए गणराज्य के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जो नए गणराज्य बने थे, जो नए नए राज्य सामने आए थे, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। ठीक है, फ्रांसीसी शासक सम्राट बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे। जो फ्रांसीसी शासक थे या सम्राट, जो फ्रांसीसी शासक थे वो क्या कर रहे थे? जो सम्राट थे, कौन? बाओ दाई। तो उसको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे थे वो, और अपने देश पर वो कब्जा जमाए रखना चाहते थे। ठीक है, वो इस कोशिश में थे कि उस देश पे दोबारा से कब्जा कर लिया जाए। फ्रांसीसी हमले को देखते हुए वियतमिन के सदस्यों को पहाड़ी इलाकों में शरण लेनी पड़ी। जो फ्रांसीसी लोग थे, उनके हमलों को देखते हुए जो वियतनामी जो सदस्य थे, उन्होंने क्या किया? जो पहाड़ी क्षेत्र थे, इलाके थे, उनमें शरण लिया, उनमें वो रहने लगे। ठीक है, 8 साल तक चली लड़ाई में आखिरकार फ्रांसीसियों को दिएन बिसन फू के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, मतलब जो ये लड़ाई थी, जंग थी, वो 8 साल तक चली। फ्रांसीसी सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल हेनरी नावारे ने 1953 में ऐलान किया था कि उनकी सेना जल्द ही विजयी होगी। ठीक है, लेकिन 7 मई 1954 को वियतमिन्ह ने फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी कोर के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया। ठीक है, और 16,000 से ज़्यादा को कैद कर लिया गया। मतलब बहुत सारे सैनिकों को तो उन्होंने मार गिराया, और 16,000 के लगभग उन्होंने मतलब उनको कैद कर लिया या बंदी बना लिया। एक जनरल, 16 कर्नलों और 1749 अफसरों सहित पूरे कमांडिंग दस्ते को पकड़ लिया गया। मतलब ये इतने जो अफसर थे या कमांडर थे, उनको पकड़ लिया गया। फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ताओं में वियतनामियों को देश विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 2 अलग अलग देश बन गए। मतलब जो वियतनाम था, उसको 2 भागों के अंदर विभाजित कर दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, उत्तरी भाग में हो ची मिन्ह और कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित हुई। जो उत्तरी भाग था वियतनाम का, उसके अंदर किसकी सत्ता स्थापित हुई? हो ची मिन्ह की। ठीक है, और कम्युनिस्ट जो पार्टियां थी, उन्होंने सत्ता स्थापित हुई। जबकि दक्षिणी जो वियतनाम में बाओ डाई की सत्ता बनी। मतलब ये जो वियतनाम था, उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। जो फर्स्ट पार्ट था उसको उत्तरी भारत, और जो नेक्स्ट था उसको दक्षिणी, मतलब उत्तरी भाग बोला गया, सॉरी, उत्तरी भाग, और जो सेकंड था उसको दक्षिणी भाग। तो जो उत्तरी भाग था, उसके जो शासन संचालक थे वो थे हो ची मिन्ह, और जो दक्षिण के थे वो थे बाओ डाई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वियतनाम था उसको किन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये इसमें स्रोत ख दे रखा है। स्वतंत्रता की घोषणा ये आपको खुद करना है। ठीक है, पढ़ लेना इसको एक बार। तो इस बंटवारे को पूरा वियतनाम युद्ध के मोर्चे में तब्दील होकर रह गया। मतलब जो ये बंटवारा था या विभाजन था, इससे जो वियतनाम था युद्ध के मोर्चे में तब्दील, युद्ध के क्षेत्र में बदल गया। ठीक है, देश के अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही होने लगी। मतलब एक ही देश के अंदर जो एक ही देश था, वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद वो एक दूसरे के मतलब विरोधी बन गए, या जो उनका पर्यावरण था उसको तबाह करने लगे। कुछ समय बाद नगो दिन्ह दिएम के नेतृत्व में हुए तख्ता पलट में बाओ डाई को गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, जो बाओ दाई थे उनको गद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद दिएम की अगुवाई में एक
और दमनकारी व निरंकुश शासन की स्थापना हुई। उसका विरोध करने वालों को कम्युनिस्ट कहकर जेल में डाल दिया जाता था या मार दिया जाता था। ठीक है। दियम ने अध्यादेश 10 को भी नहीं हटाया, जिसमें ईसाई धर्म को तो मान्यता दी गई, लेकिन जो बौद्ध धर्म था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब जो ईसाई धर्म था उसको तो मान्यता दे दी, लेकिन जो बौद्ध धर्म था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उसके तानाशाही शासन के खिलाफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक व्यापक मोर्चा बनाया गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से NLF ने देश के एकीकरण के लिए आवाज़ उठाई। तो जो ये NLF है इसका मतलब है नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है। N से नेशनल, L से लिबरेशन और F से फंड। ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। देश के एकीकरण के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। अमेरिका इस गठबंधन की बढ़ती ताकत और उसके प्रस्ताव से भयभीत था, कहीं पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्जा न हो जाए। मतलब जो अमेरिका था वो भयभीत था कि कहीं पूरा जो वियतनाम है उस पर कम्युनिस्टों का अधिकार या आधिपत्य न हो जाए। इस भय से अमेरिका ने अपनी फौजें और गोला बारूद वियतनाम में तैनात करना शुरू कर दिया। अमेरिका इस खतरे से सख्ती से निपटना चाहता था। मतलब जो वियतनाम था वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका था। उसके बाद जो ये था उसका जो सेकंड पार्ट था, तो अमेरिका को ये खतरा था कि कहीं पूरा जो वियतनाम है उस पर कम्युनिस्ट जो पार्टियां हैं उनका कब्जा न हो जाए। इसके लिए अमेरिका ने अपने जो गोले बारूद थे या फौज थी उसको तैनात कर दिया और वो उससे पूरी तरह से निपटना चाहता था, मतलब अच्छे से निपटना चाहता था। तो इसमें चित्र 10 दे रखा है। इंडो चाइना में फ्रांसीसी कमांडर जनरल हेनरी नवारे। ठीक है। ये आपको खुद पढ़ना है। इसमें एक बॉक्स 2 दे रखा है, ये भी आपको खुद करना है। ठीक है। चित्र 11 दे रखा है ये वाला। इसमें दिएन बियन फू को ले जा रही रसद। मतलब ये भी आपको खुद पढ़ना है। बॉक्स 3 दे रखा है, ये भी आपको पढ़ना है, वही एक बार पढ़ लेना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। जो भी ये मतलब व्यक्ति आए हैं जैसे हो ची मिन्ह, इनके बारे में बता रखा है, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है। तो युद्ध में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। तो किस प्रकार से जो वियतनाम के अंदर जो युद्ध चल रहा था उस पर अमेरिका ने किस प्रकार से एंट्री की, किस प्रकार से प्रवेश किया। ठीक है। अमेरिका के भी युद्ध में कूद पड़ने से वियतनाम में एक नया दौर शुरू हुआ, जो वियतनामियों के साथ अमेरिकियों के लिए भी बहुत महंगा साबित हुआ। ठीक है। 1965 से 1972 के बीच अमेरिका ने 300 सैनिकों ने वियतनाम में काम किया, जिसमें से 7,448 महिलाएं थीं। मतलब ये 34,03,100 महिला सैनिक थे जो ये अमेरिका के अंदर। तो उनमें से 7,000 क्या थी, महिलाएं थी। ठीक है। हालांकि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक साधन और बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध थी, फिर भी उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। मतलब ये सारी सुविधा होने के बावजूद भी जो अमेरिका थे उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। लगभग 47,244 सैनिक मारे गए। ठीक है। 3,03,704 घायल हुए और घायलों में से 23,014 को भूतपूर्व सैनिक प्रशासन में स्थायी रूप से अपंग घोषित किया गया। मतलब जो थे 47,244 सैनिक तो मारे गए थे, वो मर चुके थे, और 3,03,704 सैनिक थे वो घायल थे, और उनमें से जो 23,014 जो सैनिक थे उनको अपंग घोषित कर दिया। मतलब वो लड़ाई के अंदर उनके हाथ पैर जो भी हैं वो अपंग हो चुके थे। तो इसमें ये एक चित्र दिखा रखा है, चित्र 12। इसमें देखो जो वियत कांग सिपाहियों की तलाश में अमेरिकी सैनिक है वो सिपाहियों की तलाश कर रहे हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है अमेरिका के साथ
अमेरिका के साथ संघर्ष का यह दौर काफ़ी यातनापूर्ण और निर्मम रहा। इस युद्ध में बड़े बड़े हथियारों, टैंकों से लैस हजारों अमेरिकी सैनिक वियतनाम में झोंक दिए गए। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो अमेरिकी सैनिक हैं वो इसके अंदर उतरे। उनके पास B-25 52 बम वर्षक विमान भी मौजूद थे। मतलब 52 जो बम वर्षक विमान थे वो उसके पास मौजूद थे, जिन्हें उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धक विमान माना जाता था। चौतरफा हमलों और रासायनिक हथियारों के बेतहास इस्तेमाल से असंख्य गांव नष्ट हो गए। मतलब जो भी ये बम वगैरह थे, विस्फोटक जो भी वस्तुएं थी, उनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो गांव के गांव नष्ट हो गए। ठीक है, एक दो नहीं, बहुत सारे गांव, असंख्य गांव नष्ट हो गए। अमेरिकी फौजों ने नापाम एजेंट ऑरेंज और फोस्फोरम बम जैसी घातक रासायनिक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। इन हमलों में असंख्य साधारण जो नागरिक थे वो मारे गए। मतलब जो निर्दोष थे, जिनके पास कोई हथियार वगैरह नहीं थे, वो इसके अंदर मारे गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो युद्ध था बहुत लंबा चला। युद्ध का असर अमेरिका में भी साफ महसूस किया जा रहा था। वहाँ के बहुत सारे लोग इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे कि उसने देश की फौज को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिससे किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता। मतलब जो अमेरिका के जो लोग थे वो ये कह रहे थे सरकार को कि आपने मतलब अपनी देश की जो सेना है उसको ऐसे युद्ध के अंदर झोंक दिया है, ऐसे युद्ध में उतार दिया है जिसका मतलब कोई सामना नहीं कर सकता। ठीक है, या जिसे जीता नहीं जा सकता। ठीक है, जब युवाओं को भी सेना में भर्ती किया जाने लगा तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पर सब जो विद्यालयी स्नातकों को अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्त रखा गया था। इसका अर्थ यह है कि उन्हें मोर्चे पर भेजा जा रहा था। उनमें से बहुत सारे नौजवान समाज के अभिजात वर्ग के नहीं थे, इसलिए सरकार को उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। ठीक है, मोर्चे पर भेजने वालों में ज़्यादातर असंख्य और गरीब मेहनत कास्तों के बच्चे थे। मतलब जो भी मोर्चे के ऊपर मतलब युद्ध के अंदर जो भी व्यक्ति भेजे जा रहे थे उनमें से ज़्यादातर जो बच्चे थे वो गरीब या अल्पसंख्यक या जो मेहनत करने वाले मजदूर थे उनके बच्चे थे। ठीक है, इस युद्ध के प्रति समर्थन और विरोध के स्वरों को बुलंद करने में अमेरिकी मीडिया और फिल्मों ने भी एक अहम भूमिका अदा की। हॉलीवुड में युद्ध के समर्थन में कई फिल्में बनी। 1968 में जॉन वे की फिल्म ग्रीन ब्रेटस इसी प्रकार की फिल्म थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात को रेखांकित किया है कि यह एक तर्कहीन प्रोपेगेंडा यानी प्रचार केंद्रित फिल्म थी। ठीक है, मतलब जो ये युद्ध हो रहा था उसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई जिससे बहुत सारे युवाओं को युद्ध में अपनी जान गंवाने के लिए उकसाया गया। कई फिल्में इस युद्ध के बारे में सरकार की नीति का विरोध करती नजर आती हैं। मतलब कई उसके विरुद्ध में बनाई गई, कई उसके पक्ष में बनाई गई। उनमें से इस युद्ध के कारणों की जो तफ्तीश थी करने का प्रयास किया जाता था। अमेरिका में इस युद्ध में कितना भ्रम पैदा हुआ, इस बात को जॉन फोर्ड कपोला की फिल्म एपोकैलिप्स नाउ 1979 में अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। ठीक है, यह युद्ध इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अमेरिकी नीति निर्माता इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर हो चीन मिन्ह की सरकार अपनी जो योजनाओं में कामयाब हो गई तो आसपास के दूसरे देशों में भी कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी। मतलब जो अमेरिका था उसके वह ये सोचता था कि अगर जो कम्युनिस्ट जो पार्टियां हैं या सरकारें हैं अगर वो स्थापित हो गई तो जो आसपास के भी जो देश हैं उनके अंदर भी ये सरकार या ये पार्टियां स्थापित हो जाएंगी, अपना आधिपत्य कब्जा ये कर लेंगी। ठीक है,
पर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि राष्ट्रवाद की शक्ति और ऊर्जा से लैस लोग किस हद तक जा सकते हैं, अपने घर बार को त्याग कर कैसी भयानक परिस्थितियों में रह सकते हैं और अपनी आज़ादी की के लिए लड़ाई कर सकते हैं। मतलब जो अमेरिका के लोग थे या अमेरिका जो सरकार थी, उसे नहीं पता था कि इस युद्ध के अंदर जो लोग हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। मतलब वो अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या कर सकते हैं, जो वियतनाम के लोग थे वो। ठीक है, भयानक परिस्थितियों में मतलब वो बहुत भयानक परिस्थितियों के अंदर रह सकते हैं और आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। वे दुनिया के सबसे विकसित और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित थे। ठीक है, तो ये नए जो शब्द आए हैं ये आप पढ़ लेना भाई। देश का मुकाबला करने के लिए तैयार एक छोटे से देश की ताकत को बहुत कम करके आक रहे थे। मतलब जो भी अमेरिका था वो उसकी जो ताकत थी वियतनाम की, उसको हल्के में ले रहा था। मतलब उसकी तरफ कोई ज़्यादा वो नहीं देख रहा था, जो कि गलत है। मतलब वो देश का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो एक छोटे से देश की ताकत को बहुत कम करके आक रहे थे। मतलब वो उसको निरर्थक या निराधार समझ रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये बॉक्स दे रखा फॉर एजेंट ऑरेंज घातक जहर। मतलब ये आपको खुद पढ़ना है। तो ये था इसमें जो वो किस प्रकार से अमेरिका के जो सैनिक थे वो युद्ध के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, किस प्रकार से युद्ध चला, इसके बारे में कितने सैनिक मारे गए, कितने घायल हुए। ठीक है, ये तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।